वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया का सबसे खतरनाक और तबाह कर देने वाला युद्ध था। It is difficult to track down one single event that sparks the conflict. आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि यह युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1919 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। तब एक शांति का समझौता साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। लेकिन यह शांति का समझौता जर्मनी के लिए एक नाइटमेयर बन गया। इस ट्रीटी का आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया, जर्मनी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। इसके चलते फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी से डिमांड किया 33 बिलियन डॉलर्स का कॉम्पेंसेशन। आज के टाइम में देखा जाए तो यह लगभग 270 बिलियन डॉलर्स होता। सोचो, जर्मनी ने इस फाइन का आखिरी पेमेंट 2010 में किया। अब इतना पैसा आएगा कहां से? ऑब्वियस है, जर्मन लोगों से। जर्मनी ने 1921 में पहली पेमेंट की। उसके बाद से जर्मनी की इकोनॉमी की बैंड बज गई। हाइपर इन्फ्लेशन ने देश की कमर तोड़ दी। ब्रेड का पैकेट 1922 में 1600 मार्क्स का था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद वही पैकेट 200 बिलियन मार्क्स में बिक रहा था। इकोनॉमी तबाह हो गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। इस इकोनॉमिक डिजास्टर के बीच में आया एडोल्फ हिटलर, एक यंग लीडर जो लोगों के इमोशंस से खेलना जानता था। 1923 में हिटलर ने अपनी नाज़ी पार्टी के साथ गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। फिर भी लोग उसे सुनने लगे। प्रोपेगेंडा चालू हो गया कि जर्मनी की बेइज्जती के पीछे कुछ एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे जूज और सोशलिस्ट। लोग पहले ही परेशान थे, उनके दिमाग में जहर भरना आसान था। 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की हालत और खराब हो गई। 1933 तक 6 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके थे। हिटलर ने इसी दर्द का फायदा उठाया और खुद को डिक्टेटर बना दिया। उसने अपना सपना समझाया एक जर्मन राइख बनाने का, एक ऐसी एम्पायर जिसमें सिर्फ आर्यन लोग रहेंगे। उसने जूस के खिलाफ एक और नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ दी, जूडियो बोल्शेविज्म, जिसमें यह बोला गया कि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन भी जूस की वजह से हुआ। 1935 में दुनिया को पता चला कि जर्मनी के पास एयरफोर्स है, जबकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल कलरलेस, जिसके अनुसार जर्मनी को मिलिट्री बनाने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन ने इंस्टेड ऑफ अपोज करने के हिटलर से एक नेवल एग्रीमेंट साइन कर लिया। फ्रांस ने इस मिलिटराइजेशन को देखकर एक लंबा वॉल बना दिया, मैजिनो लाइन, ताकि जर्मनी के अटैक से बचा जा सके। फिर हिटलर ने अपना पहला एक्चुअल मूव किया ऑस्ट्रिया को लेकर। उसने ऑस्ट्रियन चांसलर को दबाव में डालकर प्रो नाज़ी लोगों को गवर्नमेंट में घुसा दिया। जब ऑस्ट्रिया ने पब्लिक वोट करवाना चाहा तो हिटलर ने आर्मी भेज दी और बिना एक भी गोली चले ऑस्ट्रिया को अपने अंडर ले लिया। प्रोपेगेंडा ने लोगों को कन्विंस कर दिया था कि यह उनके लिए अच्छा है। अगला टारगेट था चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड रीजन, जहां 3 मिलियन जर्मन्स रहते थे। हिटलर ने यह रीजन मांग लिया और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन ने म्यूनिक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि अगर हिटलर सुडेटनलैंड ले लेगा तो और वॉर नहीं करेगा। The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. लेकिन हिटलर ने 6 महीने के अंदर पूरा चेकोस्लोवाकिया इन्वेड कर लिया। नेक्स्ट टारगेट था पोलैंड। हिटलर ने यहां चालाकी दिखाई और सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया, सिर्फ इसलिए ताकि दोनों देश पोलैंड को मिलकर तोड़ सकें। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और इसी के बाद यूके ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सब ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। War would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. लेकिन यह एक्चुअल वॉर शुरू नहीं हुआ था। इस फेज को कहा गया फोनी वॉर, क्योंकि वॉर डिक्लेयर तो हो चुकी थी लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। पोलैंड की आर्मी आउटडेटेड थी, घोड़े यूज करते थे और जर्मनी की मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी ब्लिट्जक्रीग के आगे टिक नहीं पाई। ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर, फास्ट टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और सडन अटैक स्ट्रैटेजी, जिसने जर्मनी को 2-3 दिन में विक्ट्री दिलाई। जर्मनी के सोल्जर्स को एक ड्रग दिया जाता था, परविटिन,
जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। Confidential military communiques reveal the Allies suspected the Nazis were using something to supercharge their troops, but they had no idea what it was. यह उन्हें फटीग, भूख, प्यास सब भुला देता था और सोल्जर्स 2-3 दिन बिना रुके लड़ सकते थे। पोलैंड 2 हिस्सों में बांट गया, आधा हिटलर का, आधा सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर भी अटैक किया क्योंकि स्टालिन को डर था कि हिटलर कहीं फिनलैंड के रास्ते उनके घर लेनिनग्राद तक न पहुंच जाए। फिनलैंड ने हार मानी और मॉस्को पीस ट्रीटी साइन हुई। हिटलर अब नॉर्वे और डेनमार्क पर नजर डाल रहा था। अप्रैल 1940 में ब्लिट्जक्रीग यूज करके जर्मनी ने दोनों कंट्रीज को कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया। इस फेलियर के बाद यूके के पीएम नेविल चैम्बरलेन ने रिजाइन कर दिया। An audience of the King this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. और विंस्टन चर्चिल नए पीएम बने। उसी दिन हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग पर अटैक किया। फ्रांस ने तो बॉर्डर पर मैजिनो लाइन बना रखी थी, लेकिन हिटलर ने प्लान बनाया। 3 आर्मी ग्रुप्स बनाए, A, B और C। C ने मैजिनो लाइन अटैक किया एज अ डिस्ट्रैक्शन और A ने फॉरेस्ट के थ्रू फ्रांस में घुसकर अटैक किया। फ्रांस को लगा था कि फॉरेस्ट के थ्रू आर्मी नहीं आ सकती, लेकिन हिटलर ने सरप्राइज अटैक किया। ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स डनकर्क पोर्ट तक पहुंच गए। वहां से सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर के रास्ते भागना। यहां हुआ ऑपरेशन डायनामो, मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। सिविलियंस के फिशिंग बोट्स तक यूज की गई से 3,50,000 सैनिकों को बचा लिया गया, लेकिन उनका इक्विपमेंट छूट गया। कुछ दिन बाद फ्रांस ऑफिशियली हिटलर के सामने सरेंडर कर गया। इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने जर्मनी के साथ मिलकर पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया और फ्रांस के खिलाफ वॉर में शामिल हो गया। जुलाई 1940 तक हिटलर ने लगभग सारी नेबरिंग कंट्रीज पे कंट्रोल जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्समबर्ग और फ्रांस। हिटलर अब अनस्टॉपेबल लग रहा था। We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!